कर्मचारी जिनकी आय 21,000 से कम है उनको सरकार क्या लाभ दे रही है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ईएसआई के ऑफिस के अंदर मैं हूं और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि आप लोगों को बता सकें कि ईएसआई से कैसे लाभ ले सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, पूरी कार्रवाई कैसे होती है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि ये सब तमाम चीज़ें कैसे आप लाभ को ले सकते हैं। आइए मेरे साथ। कर्मचारी जिनका वेतन कम है वो ईएसआई से अपना लाभ कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर नरेश जी। आइए इनसे ज़्यादा जानते हैं ईएसआई के बारे में। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा बताइए ईएसआई की कब शुरुआत हुई, क्यों करनी पड़ी शुरुआत? नमस्कार, मेरा नाम नरेश धापिया है। मैं ये उप क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा कर्मचारी राज्य बीमा निगम का यहाँ उप क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें हूँ और वर्तमान में जनसंपर्क का कार्य भी देख रहा हूँ। तो इसी के चलते सबको फैक्ट्री में भी हम जाकर जानकारी देते हैं। आज आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद। आपके माध्यम से भी ये जानकारी जो हम कुछ लोगों तक पहुँचा पाते थे कैंप करके, हमें उम्मीद रही आपके जरिए ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना एक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत हुई, जिसको इस उद्देश्य के लिए बनाया कि जो कर्मचारी निजी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसकी क्रियान्वयन कहें हम जो प्रथम बार लागू करने का, वो 24 फरवरी 1952 का हुआ। और ये एक साथ कानपुर और दिल्ली से शुरू कर दी गई। इसमें जब ये प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने इसकी शुरुआत की। वो प्रथम बीमित व्यक्ति भी बनाए गए कानपुर से। और अभी जो वर्तमान में है पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। इसका लागू करने का पीछे का उद्देश्य जो हम भी पुराने डिटेल से पढ़ते आ रहे हैं या लोगों को बताते हैं, वो यही है कि सामाजिक सुरक्षा देनी है। सामाजिक सुरक्षा यानी कि यदि आप काम कर रहे हैं और काम के दौरान, काम की अवधि में आपको कोई आवश्यकता होती है, जिसमें चिकित्सा या छुट्टी के पैसे, जिसे हम आम भाषा के लिए ईजी में गए, उन दोनों परिस्थितियों के लिए ये विभाग उस कर्मचारी को मदद करता है। इसकी हम यदि हम सबसे पहले अपने संगठन की बात करें तो हमारा जो नियंत्रण है वो श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय भूपेंद्र यादव जी हमारे अध्यक्ष हैं। और उसके बाद हमारा मुख्यालय है नई दिल्ली में। उस वहाँ पर अभी डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी हैं, वो महानिदेशक हैं। उसी प्रकार हर राज्य में हमारा एक क्षेत्र कार्यालय होता है जो उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर में है। उसके बाद थोड़े थोड़े एरियाओं को लेकर जहाँ ज़्यादा दूरियाँ थीं या ज़्यादा काम बढ़ा, उप क्षेत्र कार्यालय बनाए गए। तो वर्तमान में जो ये 10 जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये और 2 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी लागू नहीं हुआ है, शामली और बागपत। ये हमारी उप क्षेत्र कार्यालय नोएडा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर हम ये कार्य देख रहे हैं। इस उप क्षेत्र कार्यालय नोएडा के अंदर हम यहाँ पर जो इसका क्रियान्वयन है, एनफोर्समेंट जी, कानून का लागू करने का, और उसके साथ साथ जो हमें लाभ देने हैं, हित लाभ, दोनों कार्य यहाँ करते हैं वर्कर। यहाँ पर लाभ देने के लिए सभी जगहों पर जहाँ यथासंभव है हमने शाखा कार्यालय भी विभाग ने बनाए हैं। जैसे नोएडा में हम बात करें तो नोएडा में हमारे 4 शाखा कार्यालय हैं। जिला गाजियाबाद की बात करें तो हमारे 3 शाखा कार्यालय हैं, एक गाजियाबाद, एक साहिबाबाद, एक मोदीनगर। हापुड़ में अलग शाखा कार्यालय है, मेरठ में अलग है, और मुजफ्फरनगर में अभी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जल्दी, और सहारनपुर में हमारा एक शाखा कार्यालय चल रहा है। बुलंदशहर जिले में भी हमारा अलग शाखा कार्यालय है जो सिकंदराबाद में है। शाखा कार्यालय हमारा प्राथमिक स्तर पर
उन वर्कर्स के लिए एक फ्रंट ऑफिस हो जाता है कि जो भी लोग वर्कर या कोई भी हमारे बारे में जानकारी लेना चाहे तो भी उसके पास नज़दीक का ऑफिस रहे। दूसरा, जो भी व्यक्ति वहाँ से लाभ लेने का अधिकारी है, उस लाभ के लिए वहाँ संपर्क कर सकते। तो अभी मैं पहले आपको लागू होने की उस पर बता देता हूँ। एनफोर्समेंट का हमारा ये है, जो एक्ट की परिभाषा के हिसाब से, कि जिस भी किसी एक दिन 10 कर्मचारी हो जाए, उस दिन से व्यापारिक प्रतिष्ठान पर यह लागू हो जाता है। हालांकि टेक्निकल भाषा में 2 वर्गों में बांट दिया है इसको। एक ESI एक्ट का सेक्शन 212 कहते हैं, उसमें फैक्ट्री की डेफिनेशन में जो आते हैं उस पर लागू होता है। एक सेक्शन 15 है, उस सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए, वो राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, उसके तहत लागू होता है। तो यहाँ पर भी दोनों ही लागू हैं। दोनों ही लागू हैं और दोनों में ही ये सेम कंडीशन है कि किसी भी एक दिन 10 कर्मचारी हो जाए तो उस पर ये कानून लागू होगा। उसे अपने से ही ESI में पंजीकरण कर लेना चाहिए ऑनलाइन। जब वो अपना पंजीकरण कर लेंगे, फिर एक सेकंड स्टेप उनके स्तर पर रह जाएगा कि लाभार्थी बेनिफिशियरी ESI बेनिफिशियरी वो होंगे जिनका जो तय वेतन सीमा है, दर है, रेट है, वो 21,000 तक हो। उनका उसे पंजीकरण करना है। पंजीकरण के पश्चात जब उसको कभी भी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी विद ओवर टाइम और इंसेंटिव मंथ, वो डाटा उसको मंथ के एंड में ऑनलाइन सबमिट करना है। तो अपने आप ही जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस चालान क्रिएट कर देता है, चालान अमाउंट बता देता है। उसका भी एक रेट रखा गया है, उसका एक रेट रखा गया है कि 3.25% ओनर को देना होता है और 0.75% यानी 0.25% कर्मचारी की वेतन से उसे काटना है। तो कुल 4% ESI के खाते में कैलेंडर मंथ खत्म होने के बाद अगली 15 तारीख तक जमा करना है। तो इस प्रकार ये रेवेन्यू का उसका पार्ट है कि वो पैसा आ जाता है। जो पैसा आता है उस पैसे पर हमारे विभाग के लिए भी एक सीमा लगी हुई है कि हम अधिकतम 15% ही प्रशासनिक खर्च कर सकते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो बाकी 85% है वो वर्कर्स पर ही खर्च होना है। तो उसी क्रम में हमारे पास समय के साथ साथ लाभों को बढ़ा दिया गया है, जो पहले अधिनियम में नहीं भी थे। तो अभी जब भी कभी लाभ की ये पात्रता और ये बेनिफिट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मुख्य बेनिफिट जो थे हमारे, मेडिकल बेनिफिट, जो सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी, डिपेंडेंट और डिसेबलमेंट, इसको हम क्या, जैसे हम कहें मेडिकल बेनिफिट, चिकित्साहित लाभ को भी हमने 3 श्रेणियों में विभाग ने विभाजित किया हुआ है। एक प्राथमिक, प्राइमरी, एक सेकेंडरी, द्वितीय, एक विशिष्ट उपचार, सुपर स्पेशलिटी। तो प्राथमिक और सेकेंडरी के लिए तो जैसे ही कोई व्यक्ति ESI में पंजीकृत होता है तो वो लाभ का हकदार हो जाता है। परंतु जो विशिष्ट उपचार है, जिसमें जो गंभीर बीमारियां होती हैं आजकल, जैसे कैंसर, किडनी या हार्ट, ये सब प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूटरी कंडीशन रखी गई है। स्वयं के लिए कम से कम पिछली छमाही में उसकी 78 हाजिरी, परिवार, आश्रित परिवार के लिए पिछली 2 छमाही में 78 हाजिरियाँ मिनिमम होनी चाहिए। अदरवाइज बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसमें फर्स्ट डे से। लेकिन इसमें कोई समय, जो अधिकतम खर्च की सीमा नहीं है। ये वर्कर को फायदे की चीज है कि अभी भी यदि आप हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ से इस पर खर्च किया जाता है, टाई अप वही करते हैं प्राइवेट टाइप हॉस्पिटल से गंभीर बीमारियों के लिए। तो यदि आप वहाँ जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक वर्कर पर हम 40-50 लाख तक भी शायद खर्च कर चुके हैं।
हमारे यहाँ पर कोई भी खर्च होगा उसके लिए उस क्या कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है इससे कोई संबंध नहीं है। एक कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह 9,000, 8,000 या 10,000 है, आज की डेट में मिनिमम वेज 10,000 है, उसको भी वही उसी स्तर का बेनिफिट मिलेगा जो कि 20,000, 21,000 वाले को मिलेगा। तो चिकित्सा के लाभ मामले में कोई भेदभाव नहीं है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और इक्वल ट्रीटमेंट में कोई लिमिट नहीं होगी। नियमानुसार यदि वो हकदार है तो उसे वो पूरा मिलेगा। फिर अब हमारे बेनिफिट आ जाते हैं नगद भुगतान के। यदि नॉर्मल में वो थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो गई, उसे हम सिकनेस बेनिफिट बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप काम पर मत जाइए, तो उसका हम भत्ता देते हैं सिकनेस बेनिफिट का, बीमारी हित लाभ का। जो उसकी एवरेज वेतन सीमा हमारे पास आ रही होगी उसका 70% पर प्रतिदिन के हिसाब से दर बनाकर हम भुगतान करते हैं। ये भुगतान हमारे शाखा कार्यालय से होता है। अब यदि वो व्यक्ति ड्यूटी पर है और वहाँ पर उसको चोट लग जाती है, उस चोट के कारण डॉक्टर उसको रेस्ट एडवाइस करता है कि काम पर मत जाइए, उस परिस्थिति में हम उसको बोलते हैं टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट, अस्थायी अपंगता इतलाफ। वो उसकी उस वेतन का 90% हो जाता है। अच्छा। और जब वो ठीक हो जाएगा, चोट के बाद इलाज उसका बंद हो गया, इलाज बंद होने के बाद यह देखा जाएगा कि उस चोट के कारण उसको कोई अपंगता तो नहीं हुई स्थायी। यदि उसको काम करते हुए चोट लगी, उंगली कट गई या हाथ कट गया, तो वो तो पूरी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, स्थायी अपंगता। तो उस परिस्थिति में हम उसका मेडिकल बोर्ड कराते हैं। एक हमारा इंटरनल मेडिकल बोर्ड होता है, वो उसका असेसमेंट करके हमें बता देता है, डिसाइड कर देता है कि इसका जो अपंगता लॉस है वो कितना प्रतिशत है। तो उसके अनुसार उसको जीवन पर्यंत, जब तक भी वो जीवित रहेंगे तब तक के लिए एक स्थायी हित लाभ वो तय हो जाता है। और वो राशि पर प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए मासिक आधार पर अगले महीने उसके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, उसके लिए उसको सिर्फ जो ये ट्रीटमेंट चल रहा है उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही हमारे जो संबंधित शाखा कार्यालय, लोकल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस, उसमें जमा करने होते हैं। बाकी प्रक्रिया हमारा विभाग अपने आप कर देता है। जब मेडिकल बोर्ड की डेट आ जाती है तब हम खुद ही उसे सूचित करते हैं, भाई आप आ जाइए, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो जाइए। तो उसमें एक बारी उसको थोड़ा सा, ये कभी कभी लोगों को लगता है कि चक्कर काट रहे हैं, जबकि वो चक्कर नहीं होता है। वो सही लाभ मिलने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भी मेडिकल बोर्ड, तो हो सकता है कि अगर आप ऐसे ही करेगा कोई तो शायद गलत भी करे, लेकिन मेडिकल बोर्ड में अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, 3 या 4 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड होता है, तो वो उसके लिए बिल्कुल सही निर्णय देते हैं। तो ये एक स्थायी अपंगता लाभ हो गया। यदि उस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उस केस में हमारे यहाँ ये है विभाग की तरफ से कि उसके वेतन का 90% दर बना करके वो मृतक आश्रित हित लाभ हम बोलते हैं, वो उसको दिया जाता है आश्रित परिवार को। उसमें विडो है अगर, तो विडो को तो टिल डेथ और टिल रीमैरिज, जिसे उन्होंने बीच में शादी कर ली तो नहीं मिले। बच्चों में है कि बिटिया को शादी होने तक और बेटे को 25 वर्ष की उम्र होने तक, इस प्रकार से मिलता है। तो जो 90% जैसे मैंने बताया वो उनमें बंटवारा हो जाता है। परिवार को तो वो 90% की दर से ही मिलेगा, लेकिन उनके बीच में बंटवारा कर दिया जाता है नियमानुसार थोड़ा। तो ये उसको मृतका से इतलाफ दे दिया जाता है। इसके अलावा जो बीमित व्यक्ति है, यदि उसकी डेथ हो गई किसी भी कारण से कैसे भी, तो उसे हम अंत्येष्टि खर्च का पैसा कहते हैं, जो आज के डेट में 15,000 तक, वो भी उसको दिया जाता है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई, जो भी उसका जिसने भी ये अंतिम संस्कार किया होगा वो क्लेम करेगा, उसके खाते में वो पैसा ट्रांसफ़र होता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है कि क्या ये बहुत ज़रूरी है ये सही रजिस्ट्रेशन कराना किसी भी कंपनी के लिए?
और कोई कंपनी नहीं कराती है जानबूझ के, उस पे क्या प्रावधान है? और दूसरा ये कि जैसे आपकी मेरी बात भी चल रही थी, कंपनी कहती है भाई मेरा क्या बेनिफिट है, वो थोड़ा बताइए। देखिए, यह जो ESI कानून है, ये किसी क्षेत्र में जब लागू किया जाता है तो सरकार द्वारा गजट में नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। नोटिफिकेशन इशू करने से पहले, नोटिफिकेशन करते हैं, उसमें 30 दिन का समय देकर आपत्तियां भी मांगी जाती हैं। प्रक्रिया पूरी की जाती है और उन आपत्तियों को कंसीडर करने के बाद ही, उनका निराकरण करने के बाद ही उस क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो जिस समय ये क्षेत्र में लागू हो गया तो फिर ये हमारी या कंपनी की मर्जी पर नहीं है। वो ये एक अनिवार्य है, मैंडेटरी एक्ट है। यदि उसकी डेफिनेशन में आते हैं तो उनको पंजीकरण करना मैंडेटरी है। यदि नहीं आते हैं और गलत सूचना देकर उसमें जुड़ते हैं तो भी वो अपराध है। हम अपनी मर्जी से किसी को उसमें एंटर नहीं कर सकते, किसी को एग्जिट नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है, डेफिनेशन में आ गया तो रहेगा ही रहेगा। मालिक को ये फायदा होता है एज ए एम्प्लॉयर, उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं अपने वर्कर्स के प्रति। सामाजिक तौर पर भी जिम्मेदारियां होती हैं कि भी उसका वर्कर है, चोट लग जाए उसको, या बीमार है गंभीर, कुछ है तो भी कैसे करे, उसकी क्या मदद करे। क्योंकि आजकल कंपनियों तो इंश्योरेंस भी करा रखे हैं। जो उस पर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये आपका कंप्लीट कर दूँ। जो मालिक को ये फायदा है कि मैंडेटरी एक्ट में आप आ गए, उसके पश्चात सारी जो ये जिम्मेदारी थी उस वर्कर के प्रति वो विभाग के पास आ गई, ट्रांसफर हो गई। तो अब यदि उसके वर्कर को काम करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय उसको कोई कंपनसेशन नहीं देना है। उसको नियमानुसार जो विभाग है वो देगा, और वो विभाग में क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए वो कहीं ज़्यादा मिल जाता है, तो उस वर्कर का भी फायदा होता है। ऐसे भी मामले रहे हैं जहां पर, जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि चोट लगने का टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ, उन टेम्परेरी डिसेबलमेंट को 1-1 वर्ष लग गया इलाज होने तक। एक कोरियर सर्विस में लड़का था, उसका ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ। मैं आपको ऐसे जानकारी बताऊँ, गाजियाबाद की एम्प्लॉयर था उसका। तो इलाज चलता रहा और वो कोमा टाइप पोजीशन में आ गया। बाद में लगभग 2 वर्ष के बाद डॉक्टर्स ने भी कहा कि नहीं, अब इसका कोई फर्दर इलाज नहीं हो सकता। तो क्योंकि उस चोट के कारण ही उसको ये सब बनी डिसेबिलिटी, मेडिकल बोर्ड हुआ, मेडिकल बोर्ड के बाद उसको भत्ता मिल गया। अब आप देखिए, शायद कोई भी कंपनी मालिक इतना नहीं कर पाता, या करता तो उसकी आर्थिक स्थिति, और कोई इंश्योरेंस कंपनी भी इतना नहीं दे पाती। अभी जो आपने इंश्योरेंस वाले बात की, मैं इस पर कहूँ, ESI एक्ट में छूट का प्रावधान है कि ESI एक्ट मैंडेटरी लागू है, परंतु आप इससे छूट ले सकते हो। लेकिन छूट लेने के लिए आपको ये डिक्लेरेशन देना। छूट क्या चीज़ है, किस चीज़ में छूट सर? ESI एक्ट के लागू होने से छूट। कि आपके प्रतिष्ठान पर ESI एक्ट लागू नहीं होगा। उससे आप छूट ले सकते हो। छूट के लिए आप आवेदन करें। लेकिन आवेदन जब आप करेंगे उसमें आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो ESI में बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट मैं दूंगा। अब चूंकि ESI में जो बेनिफिट्स हैं उसमें कोई लिमिट ही नहीं है खर्च की आदि, तो इसलिए ये जो छूट है ये सामान्यतः जो कितने बड़े नियोजक हैं वो लेते नहीं है अपने कर्मचारियों के लिए। उनको लगता है कि शायद ये ज़्यादा खर्च हो। तो ये है। तो सर कोई मान लीजिए कम समझ की वजह से कोई कंपनी में केस कर देता है और ESI में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है एम्प्लॉय, तो क्या वो कंपनी उसके जिम्मेदार है या नहीं है, ये थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए, मालिक और हम, मतलब विभाग और मालिक, दोनों की ये ड्यूटी बनती है कि वर्कर को बेनिफिट मिल जाए। उसके लिए हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, सहयोग मतलब कि उसे सही दिशा दिखाना, उसे जानकारी देना। कभी कभी प्रोसीजर का, नियम का जानकारी नहीं होती वर्कर को, तो उसे बता देना, भाई आपको, जैसे मैंने कहा आपसे छुट्टी के पैसे का है तो छुट्टी के पैसे शाखा कार्यालय से मिल जाएगा, तो उसे गाइड कर देना,
अरे नहीं, आपको जो डॉक्टर ने रेस्ट लिखा था भैया, ये पर्चे दीजिए, ये पर्चे वहाँ जमा कीजिए, शाखा कार्यालय वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई अनजाने में जाकर, जैसे सामान्यतः सोचते हैं कि लेबर कोर्ट में या कहीं मुकदमा डाल देता है, तो वहाँ पर तो नियोजक को उससे राहत मिल जाती है, क्योंकि बेनिफिट की जो जिम्मेदारी है ईएसआई विभाग की है, और ईएसआई विभाग उसका बेनिफिट देता है नियम अनुसार। अज्ञानता की वजह से ही थोड़ा बहुत कभी ऐसा हुआ आता है, ऐसे केस जानकारी में भी आते हैं, फिर उनको समझाया जाता है। इवन यह भी है हमारे विभाग में कि स्तर तो भले ही तय कर दिए कि पुराना जितना पुराना केस होगा तो भाई उसको थोड़ा ध्यान से देखो, कोई फर्जी केस तो नहीं, लेकिन पुराना केस भले ही हो उसको लाभ दिया जाता है और उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जैसे मैंने अभी छुट्टी के पर्चे का कहा, नियम अनुसार उसे डिस्पेंसरी से पर्चा कटा लेना चाहिए, वो नहीं कटाता है, तो ये फिर भी विभाग क्या कहता है, अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ मेडिकल रेफरी एक पोस्ट बनाई है, उनको उनके पास भेज देते हैं, वो चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड अदर बेसिस पर, वो रिकमेंड कर देते हैं, उसके आधार पर उन्हें छुट्टी का भुगतान दे दिया जाता है। नियम को मतलब वर्कर के फेवर में ही बनाया गया है, लेकिन प्रक्रिया ऐसी तो रखी गई है कि कोई दुरुपयोग ना करे। तो मालिक को वही राहत है जो मैंने अभी बताया कि जहां उसको बेनिफिट देने की बात है वो ईएसआई ही देगी। अच्छा सर, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ईएसआई में अपने को कराती है, तो मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रेशियो रहता है कि कंपनी खुद उत्सुकता से आपके पास आती है कि हमें पूरी ईएसआई की नॉलेज हो ताकि हम अपने एम्प्लॉय को दे सकें, या अभी भी कहीं जो नॉलेज है उसका अभाव चल रहा है, आप लोग जाते हैं? थोड़ा बताइए कि एचआर कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों जागरूक होने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि अपने अनुभव से हमने भी पाया है। देखिए, ईएसआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन, वो शायद जिसको जानकारी है कि नहीं ये मैंडेटरी है, भाई आज नहीं करेंगे कल करेंगे तो ये कानून की अवहेलना होगी और हमारे ऊपर कोई नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है, तो इसलिए बेहतर हम आज ही करके चले, तो वो तो कर लेते हैं। कुछ लोगों को जानकारी देने की कोशिश भी यदि की जाती होगी तो शायद वो नहीं करते हैं। हमारे विभाग का यही एक दायित्व रहता है, कोशिश रहती है, इवन यदि हमें कहीं से जानकारी मिल जाती है तो हम यहाँ से उन्हें चिट्ठियाँ भी भेज देते हैं कि हमारे पास ये प्रथम दृष्टया ये जानकारी है कि आप ये व्यापारिक गतिविधि में यहाँ करते हैं और आपके पास 10 से अधिक कर्मचारी हैं, तो आपके 10 हो गए, आप अपना पंजीकरण इस प्रकार से ऑनलाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार उनको सलाह दे दी जाती है। विभाग हमारा पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल ऑनलाइन स्तर पर हो गया है और फैमिलियर जिसे कहें कि उनको एक गाइड बनकर ही हम कोशिश करते हैं एनफोर्समेंट के बजाय कि नहीं आप इसका भाई नियम अनुसार पालन कीजिए। देखो, जो नियम है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता और नियम की पालना सबको करनी चाहिए। हाँ, जैसे ही जानकारी में आए कि भाई किसी भी कारण से उसने नहीं किया है तो उससे फिर करवा लिया जाता है। अच्छा सर, अगर एम्प्लॉय को एक कंपनी संपूर्ण जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाती है तो आप प्लीज़ जनता को बताइए कि एम्प्लॉय जानकारी कहाँ से जाके ले, कौन सी वेबसाइट से ले, थोड़ा बताइए। देखिए, अभी जैसे हम ये बढ़ते जा रहे हैं इन चीज़ों पर, तो हमारे बढ़ने में मैंने वेबसाइट बताया हमारा esic.gov.in, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर संपूर्ण जानकारी डली हुई है। उसके अतिरिक्त गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक उमंग ऐप होता है, उमंग ऐप को भी वो डाउनलोड कर सकता है। उस पर भी उसे उस पर अपना भी उसको जानकारी मिल जाएगी, स्वयं की भी, कि वो किस किस इख्तिलाफ के लिए हकदार है। तो दोनों ही उससे, और यदि थोड़ा झिझक है या कोई विश्वास नहीं है तो हमारे किसी भी नज़दीक शाखा कार्यालय पे जा सकता है, ईएसआई ऑफिस में, कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, या उस बेनिफिट से ज़्यादा ये कि बेनिफिट लेने के लिए मुझे क्या करना है, वो जानकारी यदि प्राप्त कर ले तो जो हमारा विभाग का उद्देश्य है वो भी काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाएगी। और जो मालिक कभी कभी परेशान होते हैं, हमारे पास कई ऐसे मामले भी आए हैं कि वर्कर्स को जानकारी का अभाव और वर्कर ने लाभ
ना लेकर के मालिक के पीछे पड़ गए जी जी। कि नहीं आप दीजिए हमें। तो उन्होंने बताया, हमने कहा ये तो बिल्कुल आसान था, सिंपल है। जैसे देखा मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें हम, यदि कोई लेडी वर्कर हैं वो काम कर रही हैं और उनको डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी की डेट को यदि 9 महीने उसकी सर्विस हो चुकी है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट का हकदार हो जाती हैं। उनको मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब कि छुट्टियों के पैसे। अच्छा। उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट को कई दफ़ा लोग सोचते हैं डिलीवरी का चार्ज। कई लोग कभी कभी आम में आते हैं तो उनको बताते हैं कि नहीं, वो डिलीवरी जो है वो मेडिकल बेनिफिट का पार्ट है जी। वो तो इलाज है एक तरह से, यदि भाई आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में कहीं हो रही है। और ये जो है ये आपको छुट्टियों का पैसा है। अच्छा। तो उस छुट्टियों के पैसे के लिए ऐसे भी आएंगे वो मालिक से ही बोलते हैं, फिर कहीं से जानकारी मिल जाती है तो फिर पूछते, फिर उन्हें गाइड किया जाता है। पहले पूर्व में ये था कि नहीं आप हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करिए, अभी तो विभाग ने ख़त्म कर दिया, बोल दिया आप ऑनलाइन कर दीजिए। जो लेडी वर्कर हैं वो अपना ESI पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे, अपना ESI नंबर डालते हुए, वहीं उनको लिंक मिलेगा। उसी लिंक में वो अपना जो डिलीवरी का कन्फाइनमेंट का सर्टिफिकेट है डॉक्टर द्वारा दिया गया उसको अपलोड करेंगे। ये अपलोड करेंगे हमारे लोकल ऑफिस में पहुंच जाएगा वो। और सिस्टम से उसको कैलकुलेट करके जो ड्यू बेनिफिट है वो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उन्हें हमारे ऑफिस भी आने की आवश्यकता नहीं है इस मामले के लिए। तो बट ये है कि जानकारी का हाँ थोड़ा अभाव है। अभी भी हमारे पास जो आते हैं HR या हम जिनके पास जाते हैं, हम उनको सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों के बीच में ये दे दीजिए। इसी में अभी विभाग ने एक नया स्टेप लिया है, आधार सीडिंग का। हम अभी वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप में भी हम विशेष तौर पर जाकर यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने वर्कर्स का या उनके डिपेंडेंट्स का आधार आप सीड कर दीजिए, ESI पोर्टल में डाल दीजिए। उससे यह होगा कि आपको किसी भी लाभ के समय अपनी जो पहचान है वो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो भी लाभ होंगे वो आराम से मिलते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट किया है, मैटरनिटी बेनिफिट का है, अदर बेनिफिट्स को भी इसी प्रकार कि हमारा ऑफिस तो रहे भाई उनकी मदद करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, परंतु ये शायद नौबत ही ना आए कि लोगों को हमारे पास आना पड़े। आने के बजाय वो ऑनलाइन ही कर ले, तो वो इंडिविजुअल जेन्युइन है नहीं है, उस सब उद्देश्य के लिए आधार सीडिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो सर एक संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश में ये एक छोटी सी कहानी के साथ दूंगा। हापुड़ में एक छोटी सी कंपनी है, उसमें 12 से 15 लोग काम करते हैं सिर्फ। वहाँ एक वर्कर है, उसकी मिसेज को कैंसर था। उसके कैंसर के ट्रीटमेंट में खर्च हमारी एक लिमिट से ज़्यादा हो गया। एक लिमिट से जब ज़्यादा खर्च हो जाए तो इसकी जेन्युइननेस को वेरीफाई करिए कि वास्तविक में सही है कि नहीं। तो उसके लिए संयोगवश मेरी ड्यूटी लगी, मैं गया उनकी कंपनी में गया, वहाँ देखा अच्छा उस बेचारे काम कर रहे थे। तो उनके कोवर्कर्स ने भी और इवन फैक्ट्री मालिक ने भी सब ने बड़ा धन्यवाद दिया कि ESI की वजह से इसकी मिसेज बच गई सर। ये तो मैंने कहा भाई हम तो खाली जो आदेश पालक है नौकरी कर रहे हैं, जो काम हमें मिला है, पर हाँ जिन्होंने ये एक्ट बनाया है और ये स्कीम बनाई है उनका धन्यवाद कि इस तरह की योजना बना दी कि आज ये लाभ मिल रहा है। परंतु भाई आप रिकॉर्ड दिखा, पूरा उनका रिकॉर्ड दिखाओ, जेन्युइन वर्कर काम कर रहा था। तो फिर जैसा हमारे नियम में था, मैंने कहा कि भाई अब आप अपने घर चलिए, मैं आपके घर पर जाऊंगा और आपकी मिसेज से भी मिलूंगा, तभी मैं ये रिपोर्ट दे पाऊंगा। तो उसने कहा कि सर मेरा घर तो दूर है। मैं कहा नहीं आप चलिए मेरे साथ। तो हम दोनों जब उनके घर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में बताया कि सर मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट में जाना, ESI भी सरकारी है, सरकारी में जाऊंगा चक्कर काटूंगा, मैं नहीं काटता। मैंने अपने पैसे से इलाज कराया, फिर मेरे ख़त्म हो गए तो मैंने उधार लेकर कराया, और जब वो भी ख़त्म हुए तो फिर मैं मजबूरी में ESI में गया। और ESI से बेनिफिट मतलब इलाज लेने के बाद ESI ने भी प्राइवेट में रेफ़र किया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कह रहे बस मुझे वहाँ से अप्रूवल लेने के लिए साहिबाबाद हॉस्पिटल में जाना पड़ता था,
बीच में कीमो की दवाई वगैरह आती है, वो भी वहाँ से मिलती थी, तो वो लेने कह रहे सर मुझे इतना कष्ट तो हुआ, मैं इसे चक्कर काटना कह लूँ या कष्ट कह लूँ, कि मैं गया वहाँ से रिक्वेशन दे दी, वहाँ से लिया उनको दे दिया, परंतु आज मेरी मिसेज लगभग ठीक हो चुकी है। अब आप देखिए, मेरा संदेश यही था कि एक मन में झिझक थी जस्ट उनके कि मुझे नहीं जाना चाहिए सरकारी में, यदि उनके मन में ये झिझक या कोई गलत किसी के बताई हुई सूचना नहीं होती, वो पहले ही जाते, तो जो उन्होंने अपनी जमा पूंजी अपनी पत्नी के इलाज पर खर्च की वो बच जाती, वो दूसरे कार्यों में लगा लेते, क्योंकि लाभ के हकदार तो वो थे। ईएसआई ने अभी भी ईएसआई के माध्यम से उनका इतना लाभ का वो, तो ये मेरा सबको संदेश कि झिझके ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ किसी भी अपने, आजकल तो उनके साथी मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनके माध्यम से भी नेट पर सब जानकारियाँ अवेलेबल है इंटरनेट पर, वहाँ से प्राप्त कर लें और उसके माध्यम से लाभ उठाएं। आधार सीडिंग अपनी जरूर करा लें। फिर भी यदि कभी कोई दिक्कत हो तो हमारे शाखा कार्यालय नज़दीक जाएं, चाहे वो कहीं पर भी हो, नज़दीक के शाखा कार्यालय से वो संतुष्ट यदि नहीं होते तो हमारा जो भी नया बड़ा ऑफिस दिखे या उप क्षेत्र कार्यालय हो, क्षेत्र कार्यालय हो, उससे संपर्क कर ले। आपका एक दिन यदि खर्च हो जाता है और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है और उसके चलते आपको सही लाभ मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी एक बात और मैं आपके साथ कहना चाहूँगा जो जोड़ने की, कि जब ये महामारी आई कोविड की महामारी में सरकार ने, विभाग ने ये निर्णय लिया कि जो ईएसआई में रजिस्टर्ड थे और कोविड के कारण उनकी डेथ हुई है, तो उनको भी, जो मैंने अभी रोजगार चोट वाला आपको बताया था, उसी प्रकार भत्ता दिया जाएगा। अच्छा। तो हमने यथासंभव कोशिश की, प्रयास किया, जानकारियां दे देकर लोगों से रिक्वेस्ट भी की। अभी भी अवेयरनेस कैंप में मैं जाता हूं क्योंकि जनसंपर्क मेरा कार्य है, मैं वहाँ जाता हूँ तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने मित्रों से शेयर जरूर करना। तो वहाँ कोविड का अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जानकारी में आए जो ईएसआई में रजिस्टर्ड था और कोविड से डेथ हुई, तो यदि उसके पास पेपर हैं, कोविड रिपोर्ट ऐसे कुछ वगैरह, तो और उनको ईएसआई से बेनिफिट नहीं मिला, तो प्लीज़ आप उसके नज़दीक के ईएसआई ऑफिस भेज दो, उसको लाभ मिल जाएगा। तो ये भी एक समाज सेवा होगी, मतलब उनकी, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, हमें तो इसकी सैलरी मिलती है, बट आप लोगों की एक समाज सेवा होगी कि आपके इस प्रयास से उनको लाभ मिलता है। तो ये मेरी आपसे हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ईएसआई की तमाम जानकारी नरेश जी से मिल गई होगी। बस मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें वी नेशन न्यूज़।